तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। ये हिंदी मीडियम में अपन पढ़ रहे हैं और इंग्लिश दोनों आएगा, है ना। तो अब क्या होता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, जरा देखते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, इस क्रिया में डीएनए अनुक्रम में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो डीएनए का जो अनुक्रम है, डीएनए में जो अनुक्रम है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, अचानक से क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। डीएनए का एक अनुक्रम रहता है उनके न्यूक्लियोटाइड का। जैसे ये डीएनए का अनुक्रम रहेगा, जैसे ये है, ये ए टी सी जी, ठीक है, जी सी ए टी। अब इसमें अचानक से कोई जो है अनुक्रम में अचानक से क्या हो सकता है, ये टी की जगह, ये टी की जगह जी आ सकता है। टी की जगह क्या आ सकता है, जी आ सकता है। यहाँ पर टी की जगह क्या आ जाएगा, जी। जब टी की जगह जी आ गया, समझना जरा अब इसको, जब टी की जगह जी आ चुका है तो अब ये क्या हो चुका है, अनुक्रम में क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। डीएनए 2 स्ट्रैंड वाला होता है, ठीक है। तो डीएनए के अनुक्रम में क्या होता है, अचानक से परिवर्तन आ जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आ जाता है, परिवर्तन। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीन। जीनोटाइप यानी क्या होता है, जीन। और फिनोटाइप यानी क्या होता है, बाहर से देखने पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, बाहर से देखने पर। कहने का मतलब ये है, बाहर से देखने का मतलब ये, एक टी की जगह जी आ गया, टी की जगह क्या आ गया, तो हो सकता है आपकी आंखें जो हरी ब्राउन है वो हो सकता है नीली हो जाए। क्या हो जाए, नीली हो जाए। तो ये उत्परिवर्तन की वजह से हुआ। बाहर से आप क्या वो नीली आंखें देख पा रहे हो, हाँ। तो ये किस वजह से हुआ है, डीएनए के अचानक अनुक्रम में परिवर्तन में। समझ में आ गया। डीएनए का, ये डीएनए में क्या है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बताओ। यहाँ पर जी की जगह क्या होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर टी। अगर यहाँ पर जी की जगह टी होगा तो आंखें कैसी रहेंगी, आंखें जो है सही रहेंगी, काली आंखें हैं मान के चलो, ठीक है, काली आंखें रहेंगी। लेकिन अगर टी की जगह क्या हो जाए, टी की जगह क्या हो जाए, टी की जगह जी आ गया, तो आंखें कैसी हो गई, नीली आंखें हो गई। आंखें कैसी हो गई, नीली। तो ये अनुक्रम में जरा भी परिवर्तन आएगा तो उसका जो जीनोटाइप, मतलब अंदर जो जीन है वो भी चेंज हो जाएगी, और उसका फिनोटाइप यानी बाहर से देखने पर भी आपको वो चेंज देख सकता है। तो ये जो अंदर से जो चेंज हुआ है डीएनए में, क्या बाहर से भी देखने को मिलता है, हाँ, ये बाहर से भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। इसे ही अपन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब उत्परिवर्तन यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी है वो कहती है 2 प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये ऐसा कौन कहता है, आपकी एनसीईआरटी कहते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी ने यहाँ 2 प्रकार बताए हैं, फिर एक जगह और 2 प्रकार बताए हैं, वो गुणसूत्रों में बताए हैं। तो ऐसा बोलना चाहिए जीन म्यूटेशन के, किसके, जीन म्यूटेशन के। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको और डिटेल में यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर आप देखना, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। पहला तो होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहला कौन सा होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और दूसरा कौन सा होता है, जीन या पॉइंट या फिर बिंदु उत्परिवर्तन। इसको क्या कहेंगे, जीन, पॉइंट या फिर बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। क्लियर है। तो 2 प्रकार बताओ उत्परिवर्तन के। पहला कौन सा हो गया, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा कौन सा हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है। देखो इसमें गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, उसमें अपन ने जो बीमारियां पढ़ी थी गुणसूत्र से होती हैं, जो गुणसूत्र से जो बीमारियां होती हैं, जैसे बताओ कौन कौन सी होती हैं गुणसूत्र के द्वारा, बताओ। एक तो हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्या हो गया, क्लिनफेल्टर, टर्नर और डाउन सिंड्रोम, वो सब आ जाएंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। वो सब किस में आ जाएंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में आ जाएंगे। वो एंड में दिया हुआ है, आई बात समझ में। वो एंड में दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने 2 बार दिया हुआ है उत्परिवर्तन को, तो समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट या जीन म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन जो है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, उसमें कौन से आ जाएंगे, उसमें आएंगे तुम्हारे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। कौन आएगा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और जो है थैलेसीमिया, और कौन से, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये सब पढ़े हुए हैं अपन ने। वो सब किस में आ जाएंगे, जीन या पॉइंट या फिर बिंदु उत्परिवर्तन में। समझ में आ गया। बोलो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में कौन कौन आएंगे,
डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम होंगे वो इसमें आ जाएंगे, जितने भी सिंड्रोम होंगे वो इसमें आ जाएंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में। और पॉइंट या जीन म्यूटेशन में कौन से आएंगे, या बिंदु बिंदु उत्परिवर्तन में कौन से आएंगे, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, हीमोफीलिया, सब इसी में ही आएगा। समझ में आ गया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, क्लियर है बात। क्या कहा जाए, रोग है ना, तो वर्णदता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। इसमें हसिया आकार की हो जाती है कोशिका, जो लाल रक्त कोशिका होती है, लाल रक्त कणिका जो होती है वो हसिया आकार की हो जाती है। वो सब किस में आएंगे, पॉइंट या जीन म्यूटेशन में। इसका मतलब समझ रहे हो, बीमारियां भी किसकी वजह से हो रही हैं, उत्परिवर्तन की वजह से। बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं, उत्परिवर्तन की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। कुछ उत्परिवर्तन अच्छे होते हैं, कुछ उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, और कुछ पूरी उत्परिवर्तन बुरे होते हैं। समझ में आ गया, उनसे बीमारियां हो जाती है जो आपने देख लिए। और कुछ याद करो, एक लड़का था, मैंने आपको बताया था, उसके हाथ लंबे हो गए थे, है ना, तो वो उत्परिवर्तन कैसा था, और उसको फायदा मिल रहा था लड्डू चोरी करने में, या फायदा मिल रहा था ये, तो वो उत्परिवर्तन कैसा था, फायदेमंद। वो कैसा उत्परिवर्तन था, तो उत्परिवर्तन फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आई बात समझ में, फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, वो दो प्रकार के होंगे। एक और कौन से होंगे, आकारिक, आकारिक यानी मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरे होंगे संख्यात्मक। दूसरे कौन से होंगे, संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो याद रखना भाई, आकारिक और संख्यात्मक। क्लियर है, तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो गुणसूत्र जो उत्परिवर्तन होंगे वो दो प्रकार के होंगे, रूपात्मक या आकारिक उत्परिवर्तन, और दूसरा संख्यात्मक उत्परिवर्तन। अब देखो, रूपात्मक या आकारिक उत्परिवर्तन में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि ये समझना, इसमें या तो होगा डिलीशन या फिर क्या होगा, डुप्लीकेशन। डिलीशन यानी क्या होता है, डिलीशन यानी क्या होता है, अब यहां पर आपके जो आकारिक या रूपात्मक में होंगे, आकारिक या रूपात्मक, जैसे मॉर्फोलॉजिकल भी कहते हैं, इसमें आपके चार टाइप आएंगे। क्या आएंगे, चार टाइप। पहला होगा डिलीशन या फिर विलोपन, दूसरा होगा दोहराव यानी डुप्लीकेशन। इसमें आप देखोगे जो ये सब जीन है, ए बी सी डी ई, जीन कह लो या फिर आप कह लो जीन कह लो या सीक्वेंस कह लो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह लो या जीन कह लो। उसमें हुआ क्या कि यहाँ पर एफ और जी, जीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, वो डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। एफ और जी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये गुणसूत्र कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसमें अपन गुणसूत्र को देखेंगे, क्या देखेंगे, गुणसूत्रों की जीन देखेंगे। क्या देखेंगे, गुणसूत्रों की जीन देखेंगे। गुणसूत्र में देखते हैं जीन, गुणसूत्र में क्या देखेंगे, जीन देखेंगे। और जीन में क्या देखेंगे, जीन में अपन क्या देखेंगे, जीन में अपन देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। जीन में देखेंगे ए, जीन किससे बनी होती है, ए टी सी जी। समझ में आ गया, ये देखेंगे अपन। बताओ, ठीक है, बोलो जरा, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, जीन से। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, जीन से बने होते हैं। ये जीन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब जीन्स के बने होते हैं गुणसूत्र। और जीन किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड, ए टी सी जी, सुना है, तो ये ए टी सी जी, ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनसे बनी होती है ये। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम जो है गुणसूत्रीय म्यूटेशन देख रहे हैं, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन देख रहे हैं। तो दो प्रकार हो गए, गुणसूत्रीय में मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिकल। मॉर्फोलॉजिकल को क्या कहेंगे, रूपात्मक या आकारिक, और न्यूमेरिकल को क्या कहेंगे, संख्यात्मक। मॉर्फोलॉजिकल के इतने प्रकार हो गए, चार हो गए। पहला कौन सा हो गया, डिलीशन यानी विलोपन। इसमें क्या होता है, ये जो जीन है एफ जी जीन, एफ और जी जीन क्या हो गई, डिलीट हो गई। क्या हो गई, यानी विलोपन हो गया, विलोप हो गई, लुप्त हो गई। आई बात समझ में, डिलीट हो गई, हमेशा के लिए जीन डिलीट हो गई।
अब ये जो भी काम करती हो, अगर ये कोई काम नहीं करती होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मान के चलो अगर ये कोई काम करती है तो वो काम अधूरा रह जाएगा, वो काम होगा नहीं। समझ में आ गए हो? अगर मान के चलो कोई वो एंजाइम बनाती है तो एंजाइम नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये दूसरा, ये आंख बनाती है, मान के चलो ये 2 जीन, तो आंख बनेगी? आंख ही नहीं बनेगी। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो दूसरी बात दोहराव। दोहराव का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो ये Fg है, ये Fg का 2 बार दोहराव हो गया। देखो Fg फिर Fg, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, यहाँ पर जो है इसे कहते हैं दोहराव, यानी Fg का क्या हो गया? दोहराव हो गया, 2 बार आ गई। यहाँ पर तो Fg डिलीट ही हो गई थी, पहले गुणसूत्र ऐसा था, बाद में ऐसा रहे। समझ में आ गया? पहले गुणसूत्र में F और G जीन भी थी, लेकिन जब इस गुणसूत्र में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। ये उत्परिवर्तन कैसे होता है? एक्सरे, यूवी रेस, सुना है एक्सरे यूवी रेस? किरणें जो होती हैं जितनी भी, जो सूर्य से आती हैं किरणें, एक्सरे मशीन से आती हैं किरणें, तो वो जो किरणें हैं उनसे ये सब हो सकता है। ये F और G जीन बाद में क्या डिलीट ही हो गई, तो अब बाद में गुणसूत्र ऐसा दिख रहा है। पहले गुणसूत्र में क्या था? Fg जीन थी। अरे थी या नहीं थी? बाद में डिलीट हो गई। बाद में क्या हो गई? डिलीट हो गई। इसे कहते हैं विलोप हो गई, विलोपन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलोपन। दूसरा इसमें देखो यहाँ पर EFGH है, ये देखो ये तो सेम है, पहले यहाँ का हिस्सा गुणसूत्र का पहले जैसा ही था, लेकिन बाद में जब हमने गुणसूत्र देखा तो उसमें उत्परिवर्तन हो गया, उसमें ये जो जीन है 2 बार आ गई है। कितनी बार आ गई? 2 बार आ गई। तो ये देखो, ये वाली नहीं, ये वाली पूरी की पूरी EFG जो है 2 बार आ चुकी है। EFG देख लो, आ गई 2 बार। यहाँ पर EFG कितनी बार है? पहले कितनी थी? 1 बार। फिर इसमें इसी गुणसूत्र में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया, तो अब देखो कितनी बार आ गई है? 2 बार आ गई। इसे दोहराव कहेंगे। ठीक है, दोहराव उत्परिवर्तन। क्लियर है? हटा दूं इसको। अब तू ये सब किसके प्रकार है? ये विलोपन और दोहराव किसका प्रकार है? आकारिक का। किसका प्रकार है? अब आकारिक के 2 प्रकार और हैं, इन्वर्जन यानी उलट देना, और ट्रांसलोकेशन यानी अनुवादन, है ना? ट्रांसलोकेशन यानी क्या होता है? अनुवादन, और ये उलट देना। तो यहां पर देखोगे उलट जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ABCD तो है थे, लेकिन यहां पर EFG की जगह क्या हो गया? G आ गया पहले और FE आ गया बाद में। देखो उलट गया, ये E आ गया बाद में और G आ गया पहले। G पहले आ गया और E बाद में आ गया, और इधर देखो G पहले आ गया, E बाद में आ गया। तो पहले गुणसूत्र ऐसे दिखता था ABCDEFGH, बाद में गुणसूत्र कैसा दिख रहा है? बाद में गुणसूत्रों में जो जीन है वो कैसी हो गई? उलट पुलट हो गई। क्या हो गई? उलट पुलट हो गई। इसे क्या कहते हैं? उलट देना, इन्वर्जन कहते हैं, उलट देना। ठीक है, उलट जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन, यह आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2016 में, याद रखना। ट्रांसलोकेशन या फिर अनुवादन। इसमें क्या होता है जरा देखना, इसमें 2 गुणसूत्र हैं। क्या है इसमें? 2 गुणसूत्र हैं, और 2 गुणसूत्र का क्या हुआ इधर देखते जाना। 2 गुणसूत्र हैं ये। ठीक है, अब ये 2 गुणसूत्र में क्या हुआ कि यहां पर जो GH था वो यहां से जो जीन कट के हमेशा के लिए डिलीट नहीं हुई, कट के दूसरे गुणसूत्र में आ गई। क्या आ गई? क्या इस GH का क्या हमेशा के लिए विलोपन हो गया? नहीं, ये GH जो थी अभी भी मौजूद है, लेकिन इस गुणसूत्र में नहीं, इसके बगल वाले गुणसूत्र में, इसके सामने वाले गुणसूत्र में ये जीन आ गई GH। देखो आ गई। तो पहले देखो इस वाले गुणसूत्र में ये वाली जीन्स है, इस वाले गुणसूत्र में वाली जीन है। यहाँ पर ABCEFGH है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ? 3 इधर तो है ही, लेकिन इधर 4 की जगह 2 हटके यहाँ पर दोबारा यहाँ पर आ गई 2 GH इधर आ गई। अब यहाँ पर कितनी जीन हो गई इस गुणसूत्र में? 1 2 3 4 5 6, इधर 6 जीन हो गई। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई जीन? 6। यहाँ से FG जो GH जीन थी वो कट के इधर आ गई, तो इसको अपन क्या कहेंगे? विलोपन। क्या कहेंगे इसे अपन? अनुवादन। क्या कहेंगे? अनुवादन यानी ट्रांसलोकेशन। और विलोपन में क्या होता? अगर ये जीन हमेशा के लिए कट जाती, GH जो यहाँ से था हमेशा के लिए कट जाता और कहीं आता ही नहीं, ऐसा होता, तो ये विलोपन हो जाता। क्या हो जाता? विलोपन। लेकिन अगर ये यहाँ से कट के यहाँ आ गया
तो इसको कहेंगे अनुवादन यानी ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे? अनुवादन यानी। ठीक है भाई, तो जरा इसको देखो, यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? इन्वर्जन को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम या फिर उलट देना, उत्परिवर्तन। इसमें उलट देंगे हम, इधर का इधर कर देंगे और इधर का इधर कर देंगे, तो इस प्रकार के उत्परिवर्तनों को कहा जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण या फिर अनुवादन, अनुवादन। ठीक है, म्यूटेशन। इसमें क्या करते हैं हम? यहां से हटा के जीन दूसरे गुणसूत्र में, एक गुणसूत्र से जीन हटा के दूसरे गुणसूत्र में इनका स्थानांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थान का परिवर्तन कर देते हैं। स्थान का क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में ले आते हैं। क्लियर है? ये हो गया ट्रांसलोकेशन। ये नीट 2016 में आ चुका, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सुनो, तो यहाँ पर अब हम जो है अपन ने आकारिक जो आकारिक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन थे वो अपन ने खत्म कर दिए। फिर गुणसूत्री का दूसरा कौन सा होता है? संख्यात्मक। ठीक है, तो दो होते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के, दो प्रकार होते हैं। पहला आकारिक था, मॉर्फोलॉजिकल था, वो अपन ने पढ़ लिया, चार उसमें आए थे। ठीक है, अब जो है न्यूमेरिकल या संख्यात्मक पढ़ रहे हैं। संख्यात्मक भी दो प्रकार का होगा, एक होगा यूप्लॉइडी और दूसरा होगा एन्यूप्लॉइडी। एक होगा यूप्लॉइडी और दूसरी कौन सा होगा? एन्यूप्लॉइडी। अब इसमें होता क्या है कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, वो गुणसूत्र अगर पूरा का पूरा सेट अगर बदलता है, जैसे दो सेट तो होते ही होते हैं, दो सेट के अलावा पूरा का पूरा सेट अगर आ जाए, पूरा का पूरा सेट अगर आ जाए या सेट कम हो जाए या बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं अपन यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। क्या कहा जाता है? यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि देखो ये तो दो का तो रहता ही है जोड़ा। गुणसूत्र ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं गुणसूत्र अपन में, दो जोड़े के फॉर्म में रहते हैं। अगर ये तीन के जोड़े में ये एक सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारे में कितने सेट हैं? दो सेट रहते हैं। कितने सेट रहते हैं? अगर तीसरा भी सेट आ गया, तीसरा भी सेट आ जाए या चौथा भी सेट आ जाए, तीसरा या फिर ये तीसरा सेट आ गया या फिर चौथा सेट भी आ जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। आई बात समझ में? उसको क्या कहा जाएगा? यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। इसमें एक सेट अब घट भी सकता है, ये देखो ये पूरा का पूरा सेट घट गया तो भी वो यूप्लॉइडी कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा? इसमें एक हाथ गुणसूत्र घट रहा है या पूरा का पूरा सेट घट रहा है? पूरा पूरा सेट। मतलब इसमें हमारे दो सेट होते हैं, एक में 23 और एक में 23, टोटल 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र दो सेट के फॉर्म में रहते हैं। 23 एक लाइन, 23 एक लाइन। अरे 23 की जोड़े में 23 की लाइन में रहते हैं, सेट में रहते हैं। 23 एक लाइन में, 23 एक लाइन में, पूरा का पूरा 23 लाइन ही चली गई। उसको क्या कहेंगे अपन? यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। क्या कहेंगे? यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना भाई। आई अब बात करेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? जब सेट नहीं, सिर्फ एक गुणसूत्र जाए। क्या जाए? एक गुणसूत्र जाए। जैसे यहां पर देखो ये दिखाया जा रहा है, देखो यहां पर पूरा सब सही लाइन चाहिए, इधर भी सही, लेकिन एक गुणसूत्र यहां पर क्या हो गया? हट गया। इसको अपन क्या कहेंगे? मोनोसोमी। क्या कहेंगे इसे अपन? मोनोसोमी। एन्यूप्लॉइडी का टाइप है मोनोसोमी। इसमें एक घटेगा। क्या घटेगा? एक घट जाएगा, इसे कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहेंगे? मोनोसोमी। क्या कहा जाएगा इसे? मोनोसोमी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे? मोनोसोमी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और अगर सुनो, ये देखो दो गुणसूत्र थे बीच के दो गुणसूत्री गायब हो जाएं, बीच के दो गुणसूत्री क्या हो जाएं? देखो एक गुणसूत्र गायब हुआ तो मोनोसोमी, दो गायब हो जाए तो नलीसोमी। क्या कहेंगे? नलीसोमी। ठीक है, क्या कहेंगे? लिखा हुआ है नलीसोमी कहेंगे। क्लियर है? और ये हो गया, ये भी एन्यूप्लॉइडी। इसमें होता है माइनस। क्या होता है? और इस साइड होता है प्लस। इस साइड क्या ले लिया? प्लस में क्या हो गया? मान के चलो ये देखो यहां पर बिल्कुल, ये तो दो सेट है। कितने सेट है यहां पर? दो सेट है। दो सेट है। ठीक है, ये देखो दो सेट दिख रहे हैं। कितने लोगों को दो सेट दिख रहे हैं? ये दो सेट हैं। इसमें एक गुणसूत्र जो है क्या आ गया?
अतिरिक्त आ गया तो +1, क्या लिख दिया अपन ने, इसको कहेंगे ट्राइसोमी या त्रिगुणसूत्रता। क्या कहेंगे, त्रिगुणसूत्रता किस में देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम में। किस में देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है त्रिगुणसूत्रता। आई बात समझ में, त्रिगुणसूत्रता किस में देखने को मिलती है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें 21वें गुणसूत्र, ये यहाँ पर 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, 2 की जगह कितने आते हैं, एक अतिरिक्त आ जाता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, त्रिगुणसूत्रता या फिर ट्राइसोमी। और अगर मान के चलो 2 गुणसूत्र इकट्ठे आ जाए, तो देखो 2 सेट होते ही होते हैं, 2 सेट तो रहते ही रहते हैं हमारे में, लेकिन अगर 2 इकट्ठे, 2 की अब कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, तो उसको कहते हैं 4 के लिए वर्ड यूज होता है टेट्रा। क्या वर्ड यूज होता है, टेट्रासोमी। क्या कहेंगे, और 3 इकट्ठे आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। क्या कहेंगे, या फिर त्रिगुणसूत्रता। क्या कहेंगे, यहाँ पर 3 गुणसूत्र है ना, तो इसे त्रिगुणसूत्रता या ट्राइसोमी कहेंगे। और यहाँ पर 4 इकट्ठे हो गए तो टेट्रासोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सब किसके प्रकार है, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, या तो 1 गुणसूत्र या 2 गुणसूत्र या 3 गुणसूत्र घट सकते हैं, या 1 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र, 3 गुणसूत्र बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेट नहीं बढ़ेगा। यहां तो डायरेक्ट 1 हाथ 2 साइड नहीं, सीधा 23 के 23 गुणसूत्र बढ़ रहे थे। क्या हो रहे थे, 23 के 23 गुणसूत्र इकट्ठे बढ़ दे रहे थे, या तो इकट्ठे ही जो है 23 के 23 गायब भी हो जा रहे थे। क्या हो जा रहे थे, 23 के 23 गायब भी हो जा रहे थे। यहाँ तो पूरा सेट ही गायब हो रहा था। यहाँ पर सिर्फ 1 हाथ गुणसूत्र की बात है, यहाँ पर किसकी बात है, सिर्फ 1 हाथ गुणसूत्र की बात है। 1-2 गुणसूत्र बढ़ घट सकते हैं, तो उसे अपन एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। और यहाँ पर पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा सेट, पूरी की पूरी लाइन अपन ने देखी होगी ना, लाइन देखते हैं जब स्कूल में जाते हैं तो लाइन लगी रहती है। एक नई लाइन आ जाए, एक नई लाइन ले आए अपन 10th तक नहीं पढ़ाते थे या 12वीं तक नहीं पढ़ाते थे, 12वीं की पूरी लाइन अब दोबारा आ चुकी है, तो उसे कहेंगे स्कूल ने 12वीं पढ़ाना चालू कर दिया, पूरी लाइन आ गई 12वीं की, इसको अपन क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। लेकिन अगर कोई नया बच्चा आ गया उसमें 8th क्लास में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। या एक बच्चा चला गया स्कूल से, तो उसको क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। समझ में आ रही है कि लाइन बात समझ में, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने जो है संख्यात्मक भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, संख्यात्मक 2 प्रकार के होंगे, यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, और दूसरा एन्यूप्लॉइडी। क्लियर है, यूप्लॉइडी लिख लिया, एन्यूप्लॉइडी देख लिया हिंदी में कैसे लिखते हैं। चलो अब जो है अपन ने गुणसूत्रीय पढ़ लिए, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन पढ़ लिया। अपन जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन अब, जीन उत्परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं, जीन उत्परिवर्तन। अगर आप जीन उत्परिवर्तन में पढ़ो जाओगे तो जीन उत्परिवर्तन जो होगा उसमें आते हैं 3। उसमें कितने आते हैं, 3। एक होगा बिंदु, दूसरा कौन सा होगा, व्युत्क्रम, और तीसरा होगा फ्रेम शिफ्ट। याद रखना भाई, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दिए हैं जीन उत्परिवर्तन में। जीन उत्परिवर्तन में कितने दिए उसने, सिर्फ 2 दिए हुए हैं, लेकिन होते कितने हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो याद ध्यान रखना, जीन उत्परिवर्तन में 3 हो जाएंगे, एक बिंदु, दूसरा व्युत्क्रम, और तीसरा फ्रेम शिफ्ट। यहाँ पर एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 दिए हैं, बिंदु और दूसरा फ्रेम शिफ्ट, 2 दिए हुए हैं। आई बात समझ में। अब जो अगर आप देखोगे बिंदु उत्परिवर्तन, जो बिंदु उत्परिवर्तन जो है उसका उदाहरण आएगा सिकल सेल एनीमिया। क्या आएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता क्या है कि जीएजी की जगह, जीएजी अगर आप देखोगे तो देखो जीएजी की जगह जीयूजी हो जाए। क्या हो जाए, सिर्फ एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर, ए इससे क्या हो गया यू। बाकी देखो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सेम है, इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पर चेंज हुआ, तो इसको पॉइंट या फिर बिंदु म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट या फिर बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, एक ही पॉइंट पर। लेकिन अगर सुनो पूरा का पूरा उल्टा पलट हो जाए, क्या हो जाए, उलट पलट हो जाए, एक ही जगह यहाँ यू आ गया, एक ही जगह क्या आ गया। लेकिन अगर सोचो जीएजी की जगह उलट पुलट हो जाए, क्या हो जाए, उलट पुलट हो जाए, मतलब जी की जगह क्या आ गया, जी आगे आ गया और ए पीछे चला गया। क्या चला गया, ए पीछे चला गया, उलट गया। क्या हो गया, ये उलट गया, यहाँ का इधर आ गया, ये वाला अंदर आ गया। ठीक है, अंदर वाला बाहर चला गया, अंदर वाला बाहर चला गया, और बाहर वाला अंदर आ गया। बाहर वाला कहाँ गया, अंदर, उलट पुलट हो गया।
तो इसको अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम या उलट पुलट हो जाना, या उलट पुलट म्यूटेशन, या फिर व्युत्क्रम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। आई बात समझ में, क्लियर है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगर जीएजी का अगर जीयूजी हो जाए, जीएजी का क्या हो जाए, एक पॉइंट पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक पॉइंट पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक पॉइंट पर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको अपन क्या कहेंगे, बिंदु। क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलो बेटा, बिंदु कहेंगे। लेकिन अगर जीएजी का क्या हो जाए, ठीक है, जीएजी का क्या हो जाए, यहां पर ये अंदर आ जाए और ये बाहर चला जाए, तो ये है देखो अभी भी जीएजी, अभी भी जीएजी, चीजें सब सेम है लेकिन उलट पुलट हो गई हैं, तो उसको कहेंगे इन्वर्जन या फिर व्युत्क्रम। क्या कहेंगे, इन्वर्जन या फिर व्युत्क्रम। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब जो है हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे 3 एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इधर देखो भाई, एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कौन कौन से, जैसे 3 के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब एमआरएनए पर, इन्हें कहते हैं अपन कोडोन्स। क्या कहते हैं, ये 3 के उसमें रहते हैं ये, और ये तीन मिलकर के एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ये 3 जो होते हैं ये किसको कोड करते हैं, एक अमीनो अम्ल। आपसे पूछा जाएगा कितने अमीनो अम्ल बनेंगे, आप बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अमीनो अम्ल बनेंगे, और ये 6 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, या 100 भी हो सकते हैं, 100 अमीनो अम्ल। ये ऐसे 6 होते नहीं है, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं, लेकिन ये 3 मिलकर के क्या करते हैं, ये 3 होते हैं कोडोन। जैसे जीएजी एक कोडोन है, जीएजी क्या एक कोडोन है, ठीक है। तो अगर मान के चलो ये 3 के होते हैं एमआरएनए पर, अगर एक भी डिलीट हो गया, एक भी क्या हो गया, तो पूरे की पूरी जो अमीनो अम्ल की जो चेन है पूरे बदल जाएंगे, आगे के पूरे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। समझ रहे हो। एक भी अगर जैसे वाई, जैसे यहां पर भी देखो दिख रहा है, वाई डिड द कैट ईट रैट, कैट ने रैट को क्यों खाया, ठीक है। तो वाई डिड द कैट ईट, अब जैसे डी हट गया, तो अब डी हटने से वाई तो आगे वाला तो सेम रहा, पहला वाला अमीनो अम्ल तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी के जो कोडोन चेंज हो गए, क्योंकि कोडोन चेंज हो गए तो अमीनो अम्ल भी क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। ये 3 क्या कह रहा है, आईडीटी। अब ये आईडीटी जो है ऐसे कोई खाचा तो होता नहीं है कि ये वाले 3 अलग रहेंगे, ये 3 अलग रहेंगे, ये 3 अलग रहेंगे। जो उसको पढ़ेगा वो एक डिलीट हो गया, जो उसको राइबोसोम पढ़ते हैं, ठीक है, राइबोसोम पढ़ेंगे, या फिर उसके अंदर जो टीआरएनए पढ़ेगा, टीआरएनए पढ़ता है इनको, तो वो तो इसको क्या समझ लेगा कि ये तो डी हट गया है तो आईडीटी पढ़ेगा। अब आईडीटी लिख देगा, फिर क्या लिख देगा, एचईसी, क्या लिख देगा, एचईसी, फिर एटीई लिख देगा, एटीई, फिर एटीआर लिख दे। तो इसका कोई मतलब नहीं है, हो सकता है ये जो अमीनो अम्ल हो ये किसी काम के ना हो, इनसे जो अम्ल, ये 3 से अमीनो अम्ल बनेंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे। समझ में आया। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 3 के होते हो, पूरे की पूरी अमीनो अम्ल की चेन बदल जाएगी। जैसे ये 3 होते हैं, ये एक होंगे इन तीनों में से ही, जैसे यहाँ पर लिखा है AUG, क्या लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है GGA, क्या लिखा है, फिर यहाँ पर CGA, यहाँ पर नहीं, A नहीं आएगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक है सही है, और GCA, UCA, ठीक है। तो अब जरा इसको देखोगे तो अब मान के चलो अब इसमें से ये G कट गया, ये G, तो अब बताओ नया सीक्वेंस, इससे बन रहा था एक अमीनो अम्ल, इससे क्या बन रहा था, एक अमीनो 1, इससे क्या बन रहा था 2, क्या बन रहा था 2, इससे 3, इससे 4, इससे 5 अमीनो अम्ल बन रहे थे, और ये दोनों जुड़ गए। अमीनो अम्ल जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, अमीनो अम्ल किससे जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये 5 अमीनो अम्ल बन गए, लेकिन अब हो क्या गया, AUG, फिर GAC, फिर GAG,
क्या GAG हो गया, फिर CAU, फिर CA, ठीक है, और आगे जो भी होगा वो आगे यहाँ पर लिख देंगे अपन। तो अब ये तो पहला वाला अमीनो अम्ल तो सही है, लेकिन अब ये दूसरा वाला अमीनो अम्ल रहेगा क्या? GAC रहेगा क्या? GAC रहेगा क्या? नहीं। अब यहाँ पर कोई और दूसरा अमीनो अम्ल आ जाएगा जो कि 13वें नंबर का है। ये वाला जो GAG वाला जो आ जाएगा जो कि 18वें नंबर का अमीनो अम्ल है। मतलब सब सीक्वेंस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पूरा सीक्वेंस बदल जाएगा। CAU आ जाएगा जो कि 17वें नंबर का है। CA जो भी 13वें नंबर का कोई है अमीनो अम्ल, वो जुड़ जाएगा इसमें। समझ आ गया? मतलब जो सीक्वेंस होना चाहिए था ना अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? वैलिन, मिथियोनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, तो ये होने चाहिए थे, लेकिन पूरा सीक्वेंस बदल गया। पहला सीक्वेंस बस सेम है, मिथियोनिन है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल है। फिर उसके बाद क्या आ गया? फिर उसके बाद टायरोसिन आ गया, फिर उसके बाद जो है कुछ और आ गया, ठीक है, आइसोल्यूसिन आ गया, यहाँ ल्यूसिन आ गया। तो पूरा सीक्वेंस बदल गया, पूरा प्रोटीन ही चेंज हो गया, बस एक अमीनो अम्ल छोड़ के पूरा प्रोटीन, पूरा अमीनो अम्ल की चेन चेंज ही हो गई। एक हुआ या पूरा ही चेंज हो गया? पूरा। और अगर एक हो तो उसे कहेंगे बिंदु। क्या कहेंगे? देखो पूरा, देखो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है, यहाँ फिफ्थ है, यहाँ पर सिक्स्थ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सिक्स्थ होना चाहिए था, लेकिन हो कौन सा गया? सिक्स्थ होना चाहिए था, हो क्या गया? लेकिन यहाँ सिक्स्थ होना चाहिए था, यहाँ पर सिक्स की जगह 13वां आ गया, 13वां अमीनो अम्ल आ गया। 7वीं जगह 7वां है, 8वें की जगह 8वां है, 9वें की जगह 9वां है, 10वें की जगह 10वां है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक जगह पर चेंज हो गया। 6वें की जगह क्या हो गया? 6वीं की जगह कौन सा वाला आ गया? 13 वाला अमीनो अम्ल आ गया। टोटल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो 6वीं की जगह कौन सा आ गया? 13वां वाला आ गया। मतलब ग्लूटामिक अम्ल की जगह कौन सा अम्ल आ गया? वैलिन अम्ल आ गया। कौन सा आ गया? वैलिन अमीनो अम्ल आ गया। आई बात समझ में? ऐसा किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया में। किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी सब सीक्वेंस होंगे। सुनो, यहाँ पर भी सब सीक्वेंस होंगे, AUG, जैसे यहाँ क्या सीक्वेंस होंगे? यहाँ क्या सीक्वेंस होंगे? AUG, सब सीक्वेंस होंगे। GGA, CGA, UGA, सब सीक्वेंस होंगे। यहाँ पर CGA, ठीक है, जो भी सीक्वेंस होगा, ठीक है, GAC, लेकिन यहाँ पर क्या है? GAG। क्या है यहाँ पर? 6वें अमीनो, यहाँ पर जो कोडोन था क्या था? यहाँ पर GAG किसको कोड करता था? GAG किसको कोड करता था? बोलो भाई। GAG जो था वो किसको कोड करता था? ग्लूटामिक एसिड को। किसको कोड करता था? ग्लूटामिक एसिड। किसको? लेकिन अब क्या हो गया? 6वें पोजीशन पर कौन आ गया? GUG हो गया। एक ही जगह क्या हो गया? U। तो बिंदु में हुआ चेंज कि उत्परिवर्तन, मतलब ये जो है इन्वर्जन हो गया है, उलट पुलट हो गया है। ऐसा हुआ है कि उलट पुलट नहीं, बिंदु में चेंज हो गया। तो अब 6वें पोजीशन में GA की जगह, GAG की जगह कौन सा आ गया? वैलिन। क्या आ गया? वैलिन आ गया। आई बात समझ में? ये जो 3 अम्ल है ना AUG, ये 1 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये GGA क्या बना रहे हैं? 2। क्या बना रहा है? 2। GGA क्या बना, CGA क्या बना रहा है? तीसरा। और UGA का क्या बना रहा है? UGA कौन सा बना रहा है? चौथा। और GAC क्या बना रहा है? 5वां। और GAG क्या बना रहा है? 6वां। क्या बना रहा है? 6वां अमीनो अम्ल। आई बात समझ में? तो यहाँ पर GAG की जगह क्या हो गया? GAG की जगह क्या हो गया? GUG, जिसकी वजह से क्या हो गया? अमीनो अम्ल चेंज हो गया। एक अमीनो अम्ल चेंज की वजह से पूरा प्रोटीन भी चेंज हो सकता है। पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। मतलब एक तरीके से ये अमीनो अम्ल चेंज हो गया, तो ये अमीनो अम्ल चेंज होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन खराब हो गया। अगर यहाँ पर छठवां ही अमीनो अम्ल आता तो हीमोग्लोबिन था नॉर्मल। कैसा था हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैसा होता? नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता। लेकिन एक चेंज होने के चक्कर में अब डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बना है। क्या बना है? और डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनने से जो है सिकल सेल एनीमिया हो गया है। जो उसका आरबीसी का आकार भी बदल गया, हंसी आकार हो गया। कैसा आकार हो गया? हंसी आकार हो गया। कौन सा आकार हो गया? हंसी आकार हो गया। समझ रहे बात को? तो तुमने
प्लियोट्रॉपी पढ़ी है? प्लियोट्रॉपी क्या होती है? प्लियोट्रॉपी जब एक जीन दो कैरेक्टर को क्या करे? कंट्रोल करे। एक जीन दो कैरेक्टर को क्या करे? कंट्रोल करे। तो ये जो जीन है या जो mRNA है, देखो ये चेंज हुआ तो इससे दो चीजें चेंज हो गई। एक तो हीमोग्लोबिन खराब हुई। हीमोग्लोबिन कैसी आई? डिफेक्टेड। क्या हुई? एक तो हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड, ऊपर से जो आकार है वो आकार भी जो है कैसा हो गया? हंसी आकार। तो दो चीजें इकट्ठी खराब हो गई एक चीज खराब होने से। एक जीन खराब होने के चक्कर में दो चीजें खराब हो गई। बताओ कौन कौन सी दो चीजें खराब हो गई? एक तो हीमोग्लोबिन जो है वो खराब पैदा हुई, डिफेक्टेड हुई, और दूसरा जो आरबीसी का जो आकार था वो कैसा हो गया? हंसी आकार हो गया। इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या कहते हैं? एक चीज खराब होने से दो चीज खराब हो जाए, एक जीन खराब होने से दो कैरेक्टर खराब हो जाए, उसको प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लियोट्रॉपी। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना, ये पहले मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? पॉइंट। क्या हो गई ये? इसमें सिर्फ एक पॉइंट पर चेंज हुआ है कि पूरा ही चेंज हो गया? एक पॉइंट पर चेंज हुआ। और अगर पूरा ही चेंज हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 की जगह 1 13 14 18 16 ऐसा हो जाए, पूरा ही चेंज हो जाए, तो फ्रेम शिफ्ट। क्या कहेंगे? फ्रेम शिफ्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गया? उसके वो पढ़ लेते हैं। देखो अब यहां पर आपकी जो जीन म्यूटेशन दी हुई है, सिर्फ जीन म्यूटेशन कितने प्रकार की? जीन म्यूटेशन जो होती है, जीन उत्परिवर्तन दो प्रकार की दिखाई गई है। यहां पर उत्परिवर्तन की जगह ऊपर लिख देना जीन उत्परिवर्तन। कौन कौन सी? बिंदु, और दूसरी कौन सी थी? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। जिन बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है? डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन से के कारण उत्परिवर्तन होता है। तो डीएनए में क्या हो गया? एक क्षार जो है उसका क्या हो गया? उत्पादन हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड का क्या हो गया? परिवर्तन। जीएजी की जगह क्या आ गया? जीयूजी आ गया। जीएजी की जगह क्या हो गया? जीयूजी। और फ्रेम शिफ्ट क्या होता है? जीएन अनुक्रम के विस्थापन के परिणाम स्वरूप क्षार युग्मों के घटने बढ़ने से होता है। यह किसकी वजह से होता है? क्षार युग्मों के घटने, यानी डिलीशन। डिलीट हो गया था, वाई डिड का डी डिलीट हो गया था। क्या हो गया था? डी डिलीट हो गया था। और बढ़ भी सकता है। क्या हो सकता है? ऐसी बात नहीं है कि अगर बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है। ये देखो यहां पर कैसे, ये देखो दिखाता हूं। अगर बढ़ भी जाएगा तो भी यही रहेगा। देखो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, ये देखो यहां पर डी खत्म हो गया था, यहां पर डी चला गया था। अब जैसे मैंने यहां पर डी की जगह डी एक और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? यहां पर डी तो मौजूद है, एक और डी आ गया, मौजूद। तो बताओ क्या बनेगा? अब y डी आई और डी टी एच फिर ECA, ठीक है, ECA TEA। तो देखो तब भी पूरा चेंज हो गया। देखो DDI DTH ECA, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जरूरी नहीं है एक बार घटने से ही हो सकता है बढ़ने से भी जो है पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट। लिखा हुआ है डिलीशन और डुप्लीकेशन, डिलीट हो जाए या फिर बढ़ जाए या फिर डुप्लीकेट हो जाए। क्लियर है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? फ्रेम शिफ्ट। आप ये लिख करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, फिर देखते जाना। अब बात क्या बोल रहे हैं? घटना या बढ़ना दोनों से हो सकता है ये। अब ऐसा ही गुणसूत्रों में भी होता है, मैंने बता दिया था आपको। हो जाता है या नहीं हो सकता? होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऐसा ही गुणसूत्रों में भी हो जाता है। ठीक है, अब जो है गुणसूत्र का जो है ये आपको गुणसूत्र का बढ़ना घटना, ये अभी आपको कहाँ कैंसर सेल में भी देखना, ये जो कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें भी आपको देखा जा सकता है ये। ठीक है, कैंसर की कोशिकाओं में भी। अब आता है कि ये जो उत्परिवर्तन होता है वो होता किस वजह से है। तो आप कैसे कब बोलोगे किस वजह से होता है? ये आप देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो उत्परिवर्तन लाती हैं। जो अंदर डीएनए चेंज हो गया, अंदर का डीएनए, सोचो डीएनए कितना अंदर है, कोशिका के अंदर केंद्रक,
केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, गुणसूत्र के अंदर जीन, जीन जो है वो जीन के अंदर डीएनए। तो ये डीएनए में या इतना परिवर्तन हुआ कैसे? दो कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा कारण होगा? भौतिक उत्परिवर्तन। पहला कौन सा होगा? भौतिक उत्परिवर्तन। भौतिक उत्परिवर्तन कैसे होगा? जब अल्फा बीटा गामा किरणें या एक्स किरणें, कौन सी किरणें? अल्फा बीटा गामा किरणें या फिर एक्स किरणें पड़ती हैं, किस पर पड़ती हैं? डीएनए पर। किस पर पड़ती हैं? डीएनए पर। जो लोग ज्यादा एक्सरे निकलवाते हैं, क्या निकलवाते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसको भी एक्सरे नहीं निकलवाना चाहिए बार बार, या माता को भी एक्सरे निकलवाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसको एक्सरे कई बार मना कर देते हैं कि एक्सरे नहीं करवाओ ज़्यादा। कई बार समझ में बहुत बहुत नुकसानदायक हो सकता है बच्चे में बीमारी हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। अगर बच्चे का एक्सरे जाएगा ना तो बच्चे में वो पूरा चला जाएगा। समझ लो बात को। दूसरा रासायनिक उत्परिवर्तन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? रासायनिक उत्परिवर्तन। जो लोग आप गैस वगैरह लोगे, मस्टर्ड गैस, कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस, फिनॉल, ये सब आप रसायन में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिनॉल, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन नाम सुना है? फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जो तुमने ये पूछा जा सकता है, जो लेबोरेटरी जो होती है, लेबोरेटरी में फॉर्मेलिन रहती है। क्या रहती है? फॉर्मेलिन रहती है लेबोरेटरी में। कौन सी रहती है भाई? फॉर्मेलिन रहती है लेबोरेटरी में, ठीक है। तो वो फॉर्मेलिन जो है, जो देखा आपने, उसमें बहुत सारे लेबोरेटरी में आपने बहुत सारे सांप, मरे हुए बिच्छू, वो सब इसी सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, फॉर्मेलिन में। किस में रखे जाते हैं? फॉर्मेलिन में रखे जाते हैं। लेकिन आप मत ले लेना, अगर आपने ले लिया, आपने पी लिया, तो आपको आपके अंदर क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? फिनॉल भी नहीं पीना है, ठीक है, और मस्टर्ड गैस भी नहीं पीना है, नहीं तो आपके अंदर क्या उत्परिवर्तन हो जाएंगे, रासायनिक उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन किस किस वजह से होता है? उत्परिवर्तन किस किस की वजह से होता है? एक तो भौतिक यानी फिजिकल, दूसरा कौन सा? रासायनिक यानी केमिकल। तो ये दोनों चीजें जो है उत्परिवर्तन ला सकती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों से, और दूसरा गैस, फिनॉल और फिनोप्थिलीन से। क्या हो सकता है? रासायनिक उत्परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब जो है उत्परिवर्तन, अगर ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर उत्परिवर्तन किसमें हो जाए, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा जो जर्मिनल जो है दो कोशिकाओं में हो सकता है, या दैहिक कोशिकाओं में होगा, यानी स्किन की कोशिका, ठीक है, स्किन कोशिका, किडनी की कोशिका, ये हो जाएंगी दैहिक कोशिकाएं। अगर दैहिक कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है तो हो सकता है वो अनुवांशिक ना हो, वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो बच्चों में नहीं जाएगा। सचिन तेंदुलकर रोज एक्सरे ले रहा है, ठीक है, रोज क्रिकेट खेल रहा है, उसकी कोशिकाओं में, बाहर की कोशिकाओं में स्किन कैंसर हो गया, क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया और स्किन कैंसर हो गया, उसको क्या हो गया? क्या उसके बच्चे को भी स्किन कैंसर हो जाएगा? नहीं। समझ में आया? उसको, उसके बच्चे को नहीं होगा। उत्परिवर्तन से कैंसर भी होता है, पढ़ा था अभी अभी अपन ने। तो उत्परिवर्तन से कैंसर हो गया, उसको स्किन कैंसर हो गया, तो वो उसके बच्चों में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो उत्परिवर्तन किस में हो जाए, ठीक है, उसके जर्मलाइन सेल में, कौन से सेल में? जर्मलाइन सेल या जर्मिनल सेल में होगा, ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु में अगर हो जाए, या शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाली कोशिका में हो जाए, शुक्राणु और अंडाणु बनाने वाली कोशिका में उत्परिवर्तन हो गया, तो वो हेरिटेबल होगा, यानी वो अनुवांशिक होगा। क्या होगा? वो अनुवांशिक होगा, ठीक है, क्लियर है। और जो स्किन की कोशिका में होगा, दैहिक कोशिका में होगा, वो अनुवांशिक नहीं होगा, हेरिटेबल नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका म्यूटेशन खत्म हो गया भाई, ठीक है, चलो।